हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टॉप किया था टिश्यू कल्चर के टॉपिक पे। टिश्यू कल्चर का हमने प्रोसीजर पढ़ा, टिश्यू कल्चर क्या होता है ये समझा, एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे। बट आपने रिटर्न में नहीं लिखा था ये पॉइंट, तो इन पॉइंट्स को जो है आप वहीं कंटिन्यूटी में इसको रिटर्न में कर लो। जैसे कि अब इसका पहला पॉइंट क्या है कि मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन अ डिजीज फ्री कंडीशन, यानी क्योंकि आपको पता है सारा काम जो है लेबोरेटरीज़ के अंदर होता है, तो हम हेल्दी प्लांट्स वहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि सपोज़ आपके पास कोई रेयर वेराइटी है प्लांट की और उसमें डिजीज़ इन्फेक्शन हो गया। आपने पढ़ा है 8th क्लास में, शायद एक टॉपिक है ना वहाँ पे, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो, वहाँ पे आपने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस दे ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स। तो सपोज़ प्लांट्स में किसी भी कारण से डिजीज़ हो गई है, तो क्या है कि उनका कोई नॉन इन्फेक्टेड पार्ट जैसे कि शूट टिप होता है, वो वायरस इन्फेक्शन वहाँ नहीं होता है कभी भी किसी भी प्लांट में। तो क्या होता है कि वो शूट टिप अगर हम ले लें और उसी से जो है हम बहुत सारे हेल्दी प्लांट्स को वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, इस मेथड को जनरली ऐसे प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो थोड़े कॉस्टली होते हैं, रेयर होते हैं, जैसे कि ऑर्किड्स, उनको प्रोड्यूस कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बहुत अच्छी बात है इसकी, ये जो टिश्यू कल्चर है, दिस मेथड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन, यानी कि ये क्योंकि सारा काम लेबोरेटरीज़ के अंदर होता है, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड ओवर देयर, लाइक द लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सो यू कैन जनरेट, प्रोड्यूस न्यू प्लांटलेट्स फ्रॉम your culture in any season. You don't have to depend on a particular season. For example, like for stem cutting, जैसे stem cutting हम करते हैं, जो हमारा नॉर्मल वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपगेशन है, तो उसमें जो stem cutting है वो जो मेथड है वो बेस्ट इफ़ेक्टिव कब रहेगा? देखो, उसको या तो हम कब करते हैं जब एयर में भी मॉइस्चर अच्छा प्रेजेंट हो और बहुत ज़्यादा हॉट ना हो। हमारे इधर हरियाणा में जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो स्टेम कटिंग जो है बेस्ट की जा सकती है स्प्रिंग सीजन में या ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन द सॉइल इज़ ऑलवेज मॉइस्ट एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द दिस वन एयर, सो दैट योर स्टेम डजंट ड्राई अप। तो जबकि टिश्यू कल्चर में क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है सीज़न के। दूसरा, इसका डिसएडवांटेज हमने डिस्कस कर ही लिया था कि इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। लेकिन हमारा अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि वाई देर इज़ अ नीड ऑफ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इतना तक टिश्यू कल्चर तक था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने अभी सारा समझा जाना, तो यहाँ तक तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात आती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। पहले बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, जो हायर ऑर्गेनिजम्स, जहाँ हम कह रहे थे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली अडेप्टेड बाय lower organisms, whereas the sexual mode of reproduction is adapted by the higher organisms. So that we are going to discuss in this. But before that, let us first discuss the in-text question regarding the topics we have already studied. So, yes, now your first question on page number 133, because the last question जो इसमें थे हमने, we had already discussed that what is the importance of DNA copying in reproduction and what is the variation, why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual. These two questions we had already discussed along with the chapter, but now we will discuss this one, page number 133. 5 in-text questions are given, so let us discuss that. First thing is, how does binary fission differ from multiple fission? बाइनरी फिशन जो है मल्टीपल फिशन से डिफरेंट कैसे है, तो हम इसके बारे में क्या जानते हैं बाइनरी फिशन के बारे में, कि बाइनरी फिशन जो है, से हैव रिटन, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। अच्छा, एक जो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ हमारा अभी ये टॉपिक कंप्लीट होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करके इन क्वेश्चंस को वहाँ पे आप लिख लोगे, ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में ही।
अब देखो कि अब ये जो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट थिंग दैट इन बाइनरी फिशन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। एक इंडिविजुअल जो है वो दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है, वेयर एज इन मल्टीपल फिशन वन सिंगल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग टू और मोर ऑर्गेनिजम्स। बहुत ज़्यादा वो जो है ऑर्गेनिजम्स एक बार में प्रोड्यूस होते हैं उसमें। दूसरा ये इट जनरली अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन जो है जनरल एक फेवरेबल कंडीशंस में अकर होता है, कभी भी अकर हो सकता है एक उस अमीबा सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बट वेयर एज मल्टीपल फिजन इट जनरली अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, बिकॉज आप अभी हमने जब डिस्कस किया था मल्टीपल फिशन को, तो व्हाट वी डिस्कस्ड इज दैट अ सिस्ट इज फॉर्म्ड। सी the diagram given in your NCERT, here what you have seen, they have not labeled this diagram. What they have shown is a thick wall is there, and inside that many cells are produced. That each first thing what happens is first nucleus divides, and then each nucleus is surrounded by a bit of cytoplasm producing a large number of daughter cells, and the whole number of these cells are then covered by a cyst. They are covered by a cyst or a thick wall. एक thick wall से covered है, and whenever there is a favorable condition the cyst breaks open and all the cells are released. So when is this cyst formed? During unfavorable condition, and then such type of division occurs. So what we have mentioned here is it can occur in unfavorable conditions. Then second thing, you can add this point or you can leave it also. A cyst or a thick layer is not formed in binary fission, whereas in multiple fission a cyst or a thick layer is formed. Then moreover you will mention here example of amoeba and example of plasmodium. So you will mention this. Then what is the second question? How will an organism be benefited if it reproduces through spores? Organisms कैसे benefit होंगे जब वो spore से reproduce करता है? इसके लिए आप अपने notes को रेफ़र करो, उसमें हमने जितना लिखा हुआ है वही आंसर है कि spores जो हैं they are surrounded by the thick wall which protects the spore from unfavorable conditions, and on reaching the substratum the spores germinate into a new individual. तो आप अपना जो है उस नोट्स को रेफ़र करो एंड दैट इज़ द आंसर. हाँ बच्चे, आपको कई बच्चों को एक क्वेश्चन रहता है कि जो आंसर नोट्स में है क्या हम उसे लिखें? तो ये आपकी ही प्रैक्टिस के लिए है बेटा, तो आप इसको लिख लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आंसर याद भी हो जाएगी. छोटा सा आंसर है, 2 बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा. नेक्स्ट question is, can you think of a reason why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration? कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं वो रीजनरेशन से क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता? जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, डॉग्स की, कैट्स की, तो अगर हम उन्हें काट दें छोटे पीसेस में तो क्या वो एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो दे आर आस्किंग यू रीज़न वाई. द क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग यू वाई this cannot happen in multicellular organisms. So what will be the possible reason? Because in multicellular organisms specialized cells are organized as tissues, and then tissues are organized as organ and organ system. In such complex body designs cannot be produced by regeneration. इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है they cannot be produced by simply regeneration. ये जो है रीजनरेशन से नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स, उनमें क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, वो सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम. यानी एक डिग्री ऑफ
एक कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पे, एक हर एक लेवल पे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन एक सिंपल रीजनरेशन से नहीं हो सकता, जबकि रीजनरेशन किन में होता है? लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जिनका बॉडी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। मोरओवर, और अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो आप ये समझो कि हमारे अंदर ऐसे कोई सेल्स नहीं हैं जो इतने टाइप के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सेल्स को प्रोड्यूस कर सकें, जबकि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऐसे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। तो ये जो पूछा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज व्हाई इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स लाइक व्हाट, like you can say money plant, you can say rose plant, you can say, so why for particular, only for particular type of plants it is used। तो इसके लिए आप लिखोगे जो एडवांटेजेस हैं हमारे, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हमने एडवांटेजेस लिखे हैं, तो आप उन्हीं पॉइंट्स में से लिखोगे व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो व्हाट पॉइंट्स ऑल यू कैन राइट इज that it is a very less expensive, it is not expensive, or it is a cheap and convenient method, then it can be used for producing plants which produce seedless fruits। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, and that is the answer for question number 4। Next, coming to question number 5, why is DNA copying an essential part of the process of reproduction। डीएनए कॉपिंग जो है वो एक रिप्रोडक्शन का एक एसेंशियल पार्ट क्यों है? क्योंकि डीएनए कॉपिंग में क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन पास हो रही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और दूसरा क्या है? इट ऑल्सो डिटरमाइंस द बॉडी डिज़ाइन ऑफ एन individual। DNA copying is essential part of reproduction as it passes genetic information from parent to offspring। It also determines the body design of an individual। ठीक है, ये इसका आंसर है।